वैदिक कालीन लेक्चर के इस सीरीज में हम वैदिक कालीन भारत पर चर्चा करेंगे। वैदिक काल एक ऐसा कालखंड था जो भारत के इतिहास में ग्रामीण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं और आर्य मध्य एशिया से होकर आए थे। तो जब 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के आसपास जब हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक पतन होता है, तो इसके बाद भारत में एक ग्रामीण संस्कृति का उद्भव होता है और उस संस्कृति के उद्भव के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं आर्य माने जाते हैं। तो एक नगरीय सभ्यता का अंत हो जाता है। तो ऐसे दौर में ग्रामीण संस्कृति का भारत के इतिहास में प्रवेश होता है। तो वैदिक काल एक कबीलाई समाज वाला काल था। इस कालखंड में जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे। यहां से राजतंत्रात्मक संरचना का भी धीरे धीरे विकास होता है, प्रशासनिक संरचना का भी धीरे धीरे विकास होने लगता है कि प्रशासन कैसे चलाए जाते हैं। तो ऐसे संदर्भ में इसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वैदिक काल को दो कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल जो है उसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 ईसा पूर्व उसका दैंड है। तो जो पूर्व वैदिक काल था उसके अध्ययन का जो मूल स्रोत माना जाता है वो ऋग्वेद ही माना जाता है। वैदिक कालीन साहित्य में ऋग्वेद का प्रमुखतम स्थान है। इसके अलावा कुछ अभिलेख भी मिले हैं, जैसे बोगस कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास जो विकलर महोदय ने इसे खोजा था, एक कीलक लिपि में लिखा गया है अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र मित्र वरुण नासत के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो मध्य ईरानी आ रहे थे उनके भारत में आगमन की सूचना मिलती है। इसके अलावा एक दूसरा अभिलेख कुली अभिलेख माना जाता है और साथ ही साथ कुछ मृदभांड वगैरह मिले हैं, उससे भी इस कालखंड के विषय में जानकारी मिलती है कि आर्य कैसे भारत आए थे और उन्होंने कैसे संस्कृति का भारत में विकास किया था। तो यहाँ हम स्पष्ट करते हैं पहले कि वैदिक कालीन जो भारत है इसकी जानकारी प्रमुख तो क्या है, वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, वैदिक कालीन इतिहास के जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक कालीन ग्रंथ की बात है तो ऋग्वेद स्पष्ट रूप से वो केवल पूर्व वैदिक काल के लिए है और उत्तर वैदिक काल के जानने का सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है, अथर्ववेद माना जाता है। अथर्ववेद से ही हमें उत्तर वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की जानकारी ये सब ऋग्वेद से ही मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। फिर इसके बाद हम अगर बात करें तो यहां पर हम चीजें स्पष्ट करते हैं कि आर्यों का मूल निवास क्या था, इस पर हम पहले चर्चा कर लें। क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे और आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, न वो भाषा सूचक शब्द है, वो एक प्रजाति सूचक है। आर्य जो थे वो लंबे कद के थे, गोरे से जो शकल सूरत था गोरा था, तो भारत के लोगों से काफी भिन्न थे। रंग रूप बनावट भाषाई दृष्टिकोण से हर तरीके से वो काफी भिन्न थे। तो जब वो भारत उनका आगमन होता है तो उसके संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न राय हैं कि असल में वो विदेशी थे कि भारत के थे। इसके संबंध में कई राय दिखाई देती है कि आर्य थे कहाँ के। देखिए, जितने स्रोत है उसका अध्ययन करने के बाद और जो मूल स्रोत खासकर जो पुरातात्विक स्रोत और जो भाषाई दृष्टिकोण रंग रूप बनावट, इसके आधार पर अगर हम स्पष्ट करते हैं तो भारतीयों से उनका कोई चेहरा कोई चीज ऐसा मिलता जुलता दिखाई नहीं देता है, जैसा इतिहासकार स्पष्ट करते कि आर्य भारत के नहीं थे। जितने बड़े इतिहासकार हैं और एनसीईआरटी के स्रोत भी स्पष्ट करते हैं कि भारत के वो थे ही नहीं।
वो विदेश से आए हुए थे, यानी ईरान से आए हुए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया में एक प्रमुख स्थान है बैक्ट्रिया, वहां से होकर वो भारत आते हैं। जाहिर सी बात है, भारत में आए होंगे तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी हत्या करने के बाद फिर भारत की सभ्यता पर उनका कब्जा हो गया, फिर यहाँ पर शासन करने लगे। तो यहाँ के लोगों को भी अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ उन्होंने आत्मसात कर लिया। तो ऐसे दौर में जो दस्यु या दास जिनके बारे में आप पढ़ते हैं ना, वो वही लोग थे, यानी वो मूल भारतीय थे, या जिनको अनार्य कहा जाता था, या जिनको काला वो लोग समझते थे। ये उस नस्ल के लोग थे। तो आर्य, जो आर्यों का मूल निवास है, इस पर बात करें तो यहाँ एक स्पष्ट करने एक है मध्य एशिया दिया है। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर बहुत ही महानतम विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने ऋग्वेद का सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, और साथ ही साथ ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पहले अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो रोड्स पहले इतिहासकार है जिन्होंने इस पर काम किया था कि आर्य कहाँ के निवासी है, मध्य एशिया के निवासी थे। लेकिन उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। सफलता असली मैक्स मूलर को मिलता है। मैक्स मूलर ने भाषाई दृष्टिकोण से, पहनावे से और साथ ही साथ रंग रूप से पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से होकर आए थे। और मध्य एशिया से जब आए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति में उन्होंने पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया अपने आप को, और यहाँ पर वो शासन करने लगे, यहाँ की व्यवस्था के मुख्य तारहार बन गए थे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के थे। ठीक है, ये जो कारण है ये सर्वमान्य माना जाता है कि ये स्थान सर्वमान्य है कि मध्य एशिया से होकर आए थे। मध्य एशिया में एक स्थान है बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया एक स्थान है, तो यही के निवासी थे। क्योंकि जो बाद में हम देखते हैं कि जो M17 टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट से भी स्पष्ट होता है। एक टेस्ट हुआ था M17 टेस्ट, ठीक है, इससे भी क्लियर हो गया कि जो उनका डीएनए था वो पूरी तरीके से मिल रहा था उनसे। जब डीएनए का नमूना निकाला गया तो उन सभी लोगों में वो पाया गया था। ये लोग ज्यादातर चीजें उनकी वहां से मध्य एशिया के लोगों से मिल रही थी। दिल्ली और आसपास के और बहुत सारे इलाकों के लोगों का एक डीएनए कराया गया था, डीएनए सर्वे। उस सर्वे से स्पष्ट हो गया कि यहाँ के लोगों का जो डीएनए था, मतलब जो आर्य थे और वहां के जो लोग थे, दोनों का मैच कर रहा था। इससे स्पष्ट हो गया कि आर्य वही के थे। ये सबसे पावरफुल माना जाता है, इसको इस नाते माना जाता है कि वैज्ञानिक डेटा है, ये कभी गलत हो नहीं सकता है। इसके बाद उत्तरी ध्रुव बताया किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, कि आर्य कहाँ के थे, उत्तरी ध्रुव के थे। कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है, और इस तरीके के हालात वहां पर थे। और ये जो आर्य थे वहीं से होकर भारत आए, ठीक है। यानी एक प्रकार से इनका माना वहीं से होकर नहीं, मतलब यहाँ ये समझ सकते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के ही थे, ठीक है। इसके बाद आर्यों का सप्त सिंधु प्रदेश मानना किसका है, अविनाश चंद्र दास जी का। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब आप एक बहुत पहले एक ट्रिक बनाए होंगे, पंजाब में कुछ नदियां बहती हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सिंधु बहे पंजाब में। तो सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सिंधु, ठीक है, और एक नदी है सरस्वती। तो 7 नदी हुई कि नहीं हुई। तो इनके आसपास का जो प्रदेश है उसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये वही के निवासी थे, ठीक है। अविनाश चंद्र दास जी ने कहा कि ये वही के निवासी थे। और दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत वाले थे, जो आर्य थे वो तिब्बत के थे, ठीक। फिर इसके ये इन्होंने दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस लिखा था, उसमें स्पष्ट किया था। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखा था ना, दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के थे, ठीक। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने इनको दक्षिणी रूस का बताया कि ये वहां के निवासी थे, दक्षिणी रूस के जगह के,
इनके रंग रूप बनावट क्या था, तो ये विदेशी है। नेहरू और गार्डन चाहे कौन है, विदेशी है। इनका क्या मानना था कि यार विदेशी थे, यानी वो दक्षिण रूस के थे। गंगानाथ झा ने इनको ब्रह्मर्षि प्रदेश का बताया था कि ये लोग कहाँ के थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे, ठीक। और प्रोफेसर पेनका ने इनके लिए जर्मनी का बताया कि इनका रंग रूप जर्मनी के लोगों से मिलता है। अब निष्कर्ष पर अगर हम जाए तो एकदम स्पष्ट निष्कर्ष है कि आर्यों का भारत से कोई लेना देना था नहीं। आर्य भारतीय थे ही नहीं। आर्य कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। और मध्य एशिया में कहा हुआ स्थान था, बैक्ट्रिया था। क्योंकि भारत के लोग उस जमाने में घोड़े से बहुत परिचित नहीं थे। हमें जहां तक पता चलता है कि हड़प्पा में कुछ जगह घोड़े के साक्ष्य मिले न, तो इससे ये होता है कि रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला है। जब आर्य आए तो वो घोड़े का प्रयोग करते थे, ठीक है, युद्धों में वो करते थे, वो युद्धप्रिय भी थे, वो यज्ञ भी करते थे। यज्ञ वेदिकाओं का साक्ष्य कालीबंगा लोथल में मिला है, लेकिन बड़े पैमाने में नहीं मिला है। जैसा वो यज्ञ करते थे, हवन कुंड का जैसा इस्तेमाल वो लोग करते थे, ऐसा बहुत था नहीं। और भारत की जो लोगों का रंग रूप बनावट था, वैसा करता ही नहीं था कि ये तो एकदम पूरा साफ तो चेहरा रहे और साथ ही साथ वो काफी लंबे रहे, इस तरीके का नहीं था। यानी ये मध्य एशिया से होकर आने वाले आर्य थे और ये वही के निवासी थे, ठीक है। यानी आर्यों का जो मूल निवास कौन सा है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन सा स्थान है, बैक्ट्रिया माना जाएगा, ठीक। तो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है वो सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर वैदिक कालीन भारत के नए सीरीज पर हम चर्चा करते हैं कि वैदिक कालीन जो समाज था उस पर चर्चा तो बाद में होगी। अब उसके भौगोलिक विस्तार पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल कहाँ तक था। तो वैदिक कालीन जो समाज था उसके भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, आर्यों का जो आरंभिक इतिहास है इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा था, ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद से ही स्पष्ट होता है कि उनका भौगोलिक विस्तार कैसा रहा होगा, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें स्पष्ट की गई कि वास्तव में वो कहाँ के निवासी थे और किन किन क्षेत्रों में उन्होंने भारत में शासन किया था। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश वही मतलब जो सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास का जो इलाका है उसकी यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। यहाँ स्पष्ट मैंने कह लिया, ये नदियां जो थी कौन सी थी, सिंधु, सरस्वती, सतुद्री। सतुद्री का मतलब सतलज होता है, ठीक है। विपाशा का मतलब ब्यास नदी। ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है, किसमें, ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। परुष्णी, रावी नदी को कहा गया है। अस्किनी, चिनाब नदी को कहा गया है। वितस्ता, झेलम नदी को कहा गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आपसे मिलान के लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन जो नदियां थी और उनका आधुनिक नाम क्या है, ठीक है। जैसे विपाशा, ब्यास नदी को कहा गया है, ठीक। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान का क्षेत्र भी है, ठीक। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, यानी काफी बड़ा इलाका दिखाई दे रहा है। पंजाब का इलाका था, ठीक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, यानी ये जो इलाके आप देखते हैं खासकर बुंदेलखंड वाला रीजन उसमें आता है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी इलाके थे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आए, ठीक। सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र होता था उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त कहा जाता था। यानी सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था, ब्रह्मवर्त कहलाता था, ठीक।
मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच के क्षेत्रों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। ठीक है, इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का क्या माना जाता था? केंद्र माना जाता था। ये जो नदियां थी, इनके जो बीच का क्षेत्र होता था, दृष्टद्वती नदी का मतलब क्या है? घग्घर नदी को कहा जाता है। भाई ये जो नदी है, घग्घर नदी नाम सुने होंगे आप ना? इसी को ऋग्वैदिक काल में दृष्टद्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, गंगा और जमुना के दोआब क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था। यानी जब भारत में आर्य आए थे तो उन्होंने गंगा जमुना का जो दोआब, जो सबसे समृद्ध दोआब भी माना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा उपज होती है, उस पर भी कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी इनका कब्जा था, जिसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ठीक, यानी उत्तर भारत की आप समझ सकते हैं, उत्तर भारत में गंगा और जमुना नदी ज्यादा बहती है ना, तो इसी क्षेत्र पर इनका कब्जा था। ठीक है, जैसे आगरा में आप देखते हैं कि वहां पर यमुना नदी बहती है, दिल्ली में भी यमुना नदी बहती है। ठीक, गंगा नदी बनारस में आपके है, इलाहाबाद में है। तो ये उत्तर भारत का क्षेत्र है। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसको क्या कहा गया? आर्यावर्त। यानी इन क्षेत्रों पर कब्जा होने के नाते इस देश को भी आर्यावर्त कहा गया। यानी जब आर्यों ने उसको अपना प्रदेश बना लिया तो उसको आर्यावर्त कहा जाने लगा। ठीक, अब इसके बाद हम यहां और चीजों को स्पष्ट कर लें। वैदिक संहिता में कुल मिलाजुला कर कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, जो वैदिक संहिताएं हैं उसमें कुल 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता का मतलब कौन कौन सी चीजें आएंगी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को मिला जुलाकर क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में कई सूक्त भी है। नदी सूक्त भी उसमें से एक प्रमुख सूक्त माना जाता है। उसी तरीके से एक पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का भी उल्लेख है और पुरुष सूक्त का भी उल्लेख है। पुरुष सूक्त में ही हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये 10वें मंडल में है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। ठीक है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी किसे कहा जाता था? सरस्वती को माना जाता था कि वो सबसे पवित्र नदी थी। गंगा नहीं थी उस जमाने में, ध्यान रखे रहेगा। सिंधु जो थी वो सबसे प्रमुख नदी थी। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप जब पढ़ते हैं वैदिक काल तो ज्यादातर जो सिंधु नदी के इलाका था उस पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा भी किया था, और साथ ही साथ सिंधु नदी के किनारे पर कई सारे उनके इलाके थे। तो इस नाते स्पष्ट रूप से सिंधु नदी को हम कह सकते हैं। ठीक, सरस्वती को इन्होंने देवी तमा यानी देवी का स्वरूप माना, माते तमा यानी माता के स्वरूप के तौर पर माना, और नदी तमा मतलब कि नदी तमा कहा गया, यानी एक उत्तम दर्जा उनको दिया गया। ठीक है, नदियों में सबसे उत्तम माना गया, माताओं में सबसे उत्तम माना गया, ठीक, देवियों में सबसे उत्तम माना गया। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है, केवल एक बार उल्लेख हुआ है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। अभी इसी समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का, सरस्वती नदी का कितना ज्यादा महत्व था गंगा और यमुना के अपेक्षा। इसका मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण नदियां रही होगी उन्हीं का उल्लेख ज्यादा रहा होगा, और जो कम महत्वपूर्ण नदियां थी उनका उल्लेख कम आया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी है, उसका नाम है मुजवंत, उसका भी उल्लेख मिलता है। मुजवंत से क्या वो मिलता था? इसका वो